नमस्कार, मैं हूं रजनी कौर और आप देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ इनसाइट्स विद रजनी में, जहां हम बात करते हैं आपकी सेहत से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सीधे विशेषज्ञों के साथ में। आज का हमारा विषय है महिलाओं की सेहत से जुड़ी कुछ बेहद अहम समस्याएं, जैसे पीसीओएस, असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव, फाइब्रॉइड्स, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और पेरीमेनोपॉजल समस्याएं। आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक बेहद अनुभवी और जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा गोयल। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू रजनी जी। जो सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं और मैग्नस हॉस्पिटल उदयपुर की डायरेक्टर हैं। पिछले 18 वर्षों से उदयपुर में अपनी सेवाएं दे रही हैं और साउथ राजस्थान में लेप्रोस्कोपी के क्षेत्र में एक अग्रणी नाम मानी जाती हैं। उन्हें कई प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर गोयल का विशेष रुचि जो है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी और पीसीओएस जैसे जटिल विषयों में है और उन्होंने कई रिसर्च पेपर और मेडिकल पुस्तकों में भी अपना योगदान दिया है। तो इस इंटरव्यू को स्टार्ट करने से पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मैम, आपने अपना समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एक से एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि आमतौर पर आजकल की महिलाओं और लड़कियों में बहुत ज़्यादा कॉमन है जी, पीसीओएस। बिल्कुल। तो मैम, सबसे पहले तो हम इस बारे में बात करें तो पहले तो मेरे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी आपके द्वारा कि पीसीओएस एक्चुअली है क्या। जी, पीसीओएस जिसको कि हम डिटेल में बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, मतलब ये एक ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसमें कि बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। ये पीसीओएस मतलब सिंड्रोम जो कि सिर्फ हार्मोन्स तक कन्फाइन नहीं है, इसमें कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आते हैं जो हमारे बहुत सारे सिस्टम्स को अफेक्ट करते हैं। जी जी। और ये पीसीओडी जो है वो सिर्फ आप कहते हैं कि वो एक डिसीज में आता है। एग्जैक्टली। और एस जो सिंड्रोम यानी कि वो आपकी बाकी की बॉडी पार्ट्स को भी जी आगे की तरफ बढ़ा पीसीओडी एक ओल्ड टर्म है जिसको हम अब बहुत यूज नहीं करते। सो मोर अप्रोप्रिएट वर्ड इज पीसीओएस, जिसमें कि मल्टी फैक्टोरल मल्टी सिस्टम ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। जी। तो आप मुझे बताएं कि आजकल ये जो समस्या है ये कम उम्र की लड़कियों में भी पाई जा रही है, तो इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? देखिए, इसके बहुत सारे रीजंस हैं रजनी जी। स्टार्टिंग फ्रॉम मैं बोलूँगी कुछ हद तक जेनेटिक फैक्टर्स हैं, उसके अलावा डाइटरी पैटर्न है, इरेगुलर लाइफस्टाइल, स्लीपिंग हैबिट्स है, स्ट्रेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जी। उसके अलावा खुद के शरीर पे ध्यान ना दे पाना एक इम्पॉर्टेंट काम है, फिजिकल एक्टिविटी ना होना, इनएक्टिविटी, प्रोलॉन्ग सिटिंग, ये सारे रीजंस हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इतना पोल्यूशन हैं, हम इतने सारे केमिकल्स खा रहे हैं जी जी। तो ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं जो अल्टीमेटली एक हार्मोनल डिसऑर्डर के रूप में सामने आते हैं जी। मैम, आप मुझे बताइए कि पीसीओएस को सिर्फ मैनेज किया जा सकता है या फिर इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है? जी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग मुझे पूछते हैं कि पीसीओडी को हम कैसे हटा देंगे। सो देखिए, पीसीओडी को हम बहुत अच्छे से काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आप ऐसा बोलेंगे कि लगभग ना के बराबर आपके पास सिम्टम्स होंगे जी। सो अगर आपकी डाइटरी हैबिट्स अच्छी हैं, क्लीन खा रहे हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, आप डिसिप्लिन्ड लाइफ जी रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं, टाइम पे उठ रहे हैं एंड एक प्रॉपर डिसिप्लिन्ड लाइफ जी रहे हैं, तो पीसीओएस काफ़ी हद तक कंट्रोल में लाया जा सकता है जी। मैम, अक्सर ये देखा जाता है कि 40 की उम्र के आसपास की जो महिलाएं होती हैं वो थोड़ी सी कंफ्यूज होती हैं कि जो लक्षण है वो पीसीओएस के हैं या फिर प्री मेनोपॉज के हैं, तो इस चीज़ के लिए आप उन्हें क्या बताना चाहेंगी? जी, तो जिसको हम लोग देखते हैं कि पीसीओएस अगर आया है तो यूजुअली अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। आजकल लोग इतना अवेयर हैं। अगर 40 के आसपास आपको पीरियड्स का इरेगुलरिटी है, मींस ईदर पीरियड्स जल्दी जल्दी आ रहे हैं या पीरियड्स बहुत लेट हो रहे हैं। उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो रहा है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या फिजिकल रिलेशन के बाद, हस्बैंड से रिलेशन के बाद ब्लीडिंग हो रहा है, जिसको हम पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग बोलते हैं। अगर इसमें से कोई भी सिम्टम है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना है, अपना प्रॉपर चेकअप कराना है, उसके बाद डायग्नोसिस के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ओके जी। एक ये बताइए मैम कि कई महिलाएं जो अक्सर इस चीज़ को कमजोरी मानकर जी मतलब नज़रअंदाज कर देती है, और ये महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या, और इंडियन महिलाओं की तो बहुत ज़्यादा ही है कि कुछ हुआ है तो चलिए एक पैरासीटामोल खा ली जी या कोई पेन किलर खा ली। तो
ऐसा कौन सा सिम्टम है जिसको तुरंत देखते ही उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए? देखिए, इस बारे में 2-3 चीज़ें हमने डिस्कस करूँगी। कुछ ऐसे रूटीन चेकअप्स हैं जो हर महिला को एक पर्टिकुलर एज में एडवाइजेबल है वो करने चाहिए, जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, ओके। वो कर लेने चाहिए। और कुछ वार्निंग साइन्स या वार्निंग सिम्पटम्स हैं जिस कंडीशन में आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर महिला में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, एक्सेसिव एक्सेसिव हो रही है। ब्लीडिंग की समस्या है, क्लॉट्स आ रहे हैं, जैसे उनको हर 1-2 घंटे में पैड्स चेंज करने पड़ रहे हैं मेंसेस में, या एक्सेसिव पेन हो रहा है जिसके लिए उनको पेन किलर्स लेना पड़ रहा है ऑन रेगुलर बेसिस, बिल्कुल या फिर फिजिकल रिलेशन के बाद उनको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रहा है, जी। या आफ्टर मीनोपॉज, जिसको बोलते हैं मीनोपॉज होने के बाद, मतलब 1 साल तक अगर उनको पीरियड नहीं आते तो हम लोग मीनोपॉज मानते हैं। ओके। तो मीनोपॉज के बाद अगर कोई भी एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग या स्पॉटिंग है तो आपको ये सिम्टम्स हैं, जब जरा भी लापरवाही नहीं करनी है, जी। तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जी। तो मैम क्या इसका इलाज सिर्फ सर्जरी ही है, जो कि मोस्ट ऑफ महिलाओं को लगता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जी, ओवरी एंड जी। यूट्रस को आउट कर दिया जाए, ऐसा कुछ? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें रीज़न पता करना है कि जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रहा है उसका रीज़न क्या है। अब कुछ कॉमन रीज़न्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे कई बार यूट्रस के अंदर स्वेलिंग आ जाती है जिसको हम ओके। एडिनोमायोसिस बोलते हैं। जी जी। कुछ पॉलिप्स या ग्रोथ आ जाते हैं, सिंपल फाइब्रॉइड्स आ जाते हैं। फाइब्रॉइड्स जो कि 99% नॉन कैंसरस, नॉन मैलिग्नेंट होते हैं। जी जी। कभी कभी और ब्लड की कोagulation डिसऑर्डर्स होते हैं, या कई बार कुछ दवाएं वो ले रहे होते हैं जिनकी वजह से ऐसी इरेगुलर ऐसी ब्लीडिंग की चीज़ कंप्लेन हो सकती है। जी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रीज़न पता करना, जी रीज़न के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। जी। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सर्जरी नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स सिंपल दवाओं से, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से ये ट्रीट की जा सकती है। तो ज़्यादातर आजकल इन तरह की सर्जरी में लेप्रोस्कोपी को प्राथमिकता जी, दी जा रही जी, है। जी, आप लेप्रोस्कोपिक में स्पेशलाइजेशन है आपकी मैम, तो जी। लेप्रोस्कोपी के बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, लैप्रोस्कोपी एक टाइप का एक विधि है जी जिसको हम बोल सकते हैं। पहले पुराने टाइम में ट्रेडिशनल मेथड में जी ओपन सर्जरीज प्रेफर जी। करते थे, क्योंकि लैप्रोस्कोपी उतना ज़्यादा कॉमन नहीं कॉमन था। नहीं था। जी, उतने ज़्यादा ट्रेन डॉक्टर नहीं थे, उतने जी। ज़्यादा सेटअप्स नहीं थे। हम्म, अब अधिकतर सर्जरी, जिस स्पेशली रिलेटेड टू गायनी सर्जरी, जी 90% से अबव सर्जरीज लैप्रोस्कोपी से होती हैं। हम्म, कुछ एडवांटेजेस हैं लैप्रोस्कोपी के, जैसे कि इसमें इंसर्जन छोटा लगता है, छोटा सा चीरा लगता है, जी जिसकी वजह से पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी बहुत फास्ट होती फास्ट है। हो जाती है। ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरी कम होता है। दूसरा, पेशेंट बैक टू नॉर्मल बहुत जल्दी बहुत आ जल्दी हो जाते हैं। सकते हैं। यूजुअली पेन बहुत कम होता है, तो रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन है वो कम है। सो बेसिकली बोलेंगे तो पेशेंट फ्रेंडली सर्जरी है, जी रिकवरी फास्ट है, ब्लड लॉस कम है, इन्फेक्शंस के रेट्स कम हैं। बहुत कम सो है। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत छोटा आपने बेनिफिट्स। बताया कि चीरा लगता है, जी। तो ज़्यादा औजारों वगैरह उसके संपर्क में भी आपका शरीर नहीं आता, तो शायद इस एग्जैक्टली, वजह से भी एक्सपोज नहीं ये होता सब ज़्यादा एक्सटर्नल समस्या नहीं एनवायरनमेंट आती। में। जी, जी। जैसे कि भी आपने थोड़ी देर पहले बातों बातों में फाइब्रॉइड्स के बारे में बात जी, करी, तो मुझे बताएं कि एक आम धारणा है कि गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स का मतलब कैंसर जी। या कैंसर ही है, तो हम्म, डायरेक्टली आप यूट्रस को आउट कर दीजिए, ये एक मिथ है मैम या सच है? देखिए, फाइब्रॉइड एज पर आर लिटरेचर 99% नॉन मैलिग्नेंट या नॉन कैंसरस होते हैं। जी बट डेफिनेटली फाइब्रॉइड कितना बड़ा है, उसका साइज का क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, जी कितने नंबर ऑफ फाइब्रॉइड्स हैं, और वो किस पार्ट में है यूट्रस के, जी। उसके हिसाब से वो सिम्टम्स देते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं बहुत बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स हैं लेकिन सिम्टम्स नहीं सिम्टम्स आते, नहीं है। और कई बार 2.5 सेंटीमीटर का या 3 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड भी है लेकिन उसकी वजह से तकलीफ ज़्यादा है। तो वो कुछ फैक्टर्स हैं जो उसकी पोजीशन और उसकी साइज साइज जो उस पर डिपेंड करता सिम्टम्स है। देते हैं उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो ये फाइब्रॉइड्स बनने की वजह क्या है मैम? किस वजह से ये बनते हैं, और फिर जिनके सिम्टम्स शो हो रहे हैं और जिन लोगों को सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, जी, उसकी क्या वजह है? जैसे बताया मैंने कि पोजीशन से डिपेंड करता है कि जी अगर फाइब्रॉइड कैविटी के नज़दीक है, जो थैली है उसके अंदरूनी पार्ट में है, जी जिसको हम लोग सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड बोलते हैं, जी जी। तो वो सिम्टम्स ज़्यादा देगा क्योंकि ओके। वो ब्लीडिंग सरफेस के नज़दीक है। नज़दीक है। तो उस कंडीशन में उनको पीरियड्स के दौरान हेवी ब्लीडिंग होना, क्लॉट्स होना, जी एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, जी कई बार इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होता है कि उसकी वजह से खून की कमी या अनीमिया भी हो सकता है। जी जी उसके अलावा पीरियड्स में पेन होना, जिसको हम लोग डिस्मेनोरिया बोलते हैं। जी। तो ये कॉमन सिम्टम्स आते हैं। अगर फाइब्रॉइड
दीवार में है, जिसको हम लोग मायोमेट्रियम बोलते हैं, और टुवर्ड्स आउटर साइड है, जी। तो वो यूजुअली सिम्टम्स कम देता है। हम्म। सो ऐसे केसेस में कई बार फाइब्रॉइड बड़ा भी हो जाता है, तब डिटेक्ट होता है। ओके। जी। मतलब हम ये मान के चले कि ये जो फाइब्रोइड्स वाली समस्या है वो भविष्य में जाकर कैंसर, जिस सर्वाइकल कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा जी। महिलाओं में देखने को मिल रहा है, तो वो वहाँ जाकर नहीं बदलेगा, ये नहीं, हम मान के फाइब्रॉइड चले। यूजुअली 99% नॉन कैंसरस और बिनाइन होते हैं, जी तो जी उसके लिए एटलीस्ट कैंसर वाला प्रॉब्लम या डरने की ज़रूरत नहीं है। जी। बट आपने अच्छा वर्ड यूज़ किया, सर्वाइकल कैंसर, हम्म। तो उसके बारे में मैं देखती हूँ कि हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस कम है, कम है। यहाँ तक कि एजुकेटेड क्लास में भी बहुत कम जी है। जी जी। इनफैक्ट मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स की बात कर लूँ तो बहुत कम ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पैप्समियर कराया हुआ है। जी। तो पैप्समियर एक बहुत सिंपल रूटीन स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग टेस्ट है, टेस्ट है। जो एवरी 3 years to 5 years हमें रिपीट करना है हर फीमेल में, जी स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 21 टिल द एज ऑफ 65। जी। सो एवरी 3 to 5 years वो पैप्समियर एक सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो सब फीमेल्स को करना होता है, इवन विदाउट एनी सिम्टम और प्रॉब्लम। ओके। अभी मैं आपको मेरा एक आपसे यही सवाल था अभी नेक्स्ट कि मैम ऐसा कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट है जो जी। लेडीज को समय समय पर करवाते रहना चाहिए, तो आपने So, बताया, तो इसके थ्रू ये जानकारी मिल सकती है कि हमारा बॉडी कहीं सर्वाइकल कैंसर जी के स्टेज पर तो नहीं है। जी, यूजुअली इसमें एक मैं आपको बात बताना चाहूँगी कि हम नॉर्मली जो फीमेल होते हैं उनको ये लगता है बच्चेदानी का कैंसर, मतलब जी। यूट्राइन कैंसर। यूट्राइन कैंसर। सो यूट्राइन कैंसर्स यूजुअली सिम्टम्स जल्दी देते हैं, उनमें पीरियड्स, इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है, बट सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं, और जी। जब तक वो सिम्टम्स आते हैं यूजुअली पेशेंट हमारे पास स्टेज 3 या स्टेज स्टेज 4 में 4 में आया होते होता हैं। है, तब उसका बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है, सर्जरी पॉसिबल नहीं होती तो है। मतलब आपका ये कहना है कि सिर्फ एक सिंपल पेप्समियर स्क्रीनिंग टेस्ट है, अगर वो जी। महिलाएं हर 3-3 साल में करवाती रहें तो उन्हें बहुत अर्ली एज पता लग सकता है कि क्या वो एग्जैक्टली कैंसर पे पहुंची तो नहीं है, क्योंकि जी। सर्वाइकल कैंसर जैसे कि मैम ने कहा कि बहुत लेट आपको बताएगा, सिम्टम्स आएंगे। सिम्टम्स देगा कि आपको है, और तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती जी। है, और शायद इंडिया में भी अब इसका रेशो इतना बढ़ चुका है कि ज़्यादातर महिलाएं सर्वाइकल कैंसर के द्वारा ही मौत के मुंह में जा रही हैं। तो एक सिंपल चीज़ जो मैम ने आपको बताई है उसका विशेष रूप से ज़रूर ध्यान रखें। अब एक मैम, ये असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव क्या होता है और उसे सामान्य पीरियड से अलग कैसे पहचाना जाए, और किन परिस्थितियों में ये समस्या बहुत गंभीर हो सकती है? जी। सो कोई भी महिला जिसको कि 20 दिन से जल्दी, मतलब फर्स्ट पीरियड, इस पीरियड का पहला दिन और नेक्स्ट पीरियड का पहला दिन का ड्यूरेशन 20 डेज से कम है, या फिर 37 डेज से ऊपर है, जी तो उसको हम अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में मानते हैं। जी जी या उनका ब्लीडिंग 7-8 दिन से ऊपर जा रहा है, जी। या एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, जैसे आपने बताया कि हर 1-2 घंटे में पैड्स चेंज करने पड़ रहे हैं, या हर पीरियड्स के साथ या बाद में उनको खून की कमी हो रही है, अनीमिया हो रहा है। एनीमिया हो रहा है। सो ये सब उस अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के अंदर फॉल करता है। इस कंडीशन में आप ज़रूर डॉक्टर से चेक कराइए। सिंपल सोनोग्राफी होता है, एक पैप्समियर टेस्ट होता है। कभी कभी कुछ डाउटफुल कंडीशन में हमें यूट्रस के अंदर से कुछ टिश्यूज़ निकाल के या एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेके उसको जांच के लिए भेजना पड़ता है। जी। तो मैम एक सिंपल आपका जो पीरियड का साइकिल है वो 28 डेज यूजुअली हेल्दी यस, लेडीज के लिए यही है, एंड ऐसा फिक्स नहीं है, इट हाँ। कुड वेरी 21 डेज से लेके 37 डेज के बीच में कभी भी आएगा तो नॉर्मल है, सबका पैटर्न अलग अलग हो जैसे सकता कि है। आपने अभी एक कुछ सिम्टम्स बताए कि जिनको काफी हैवी ब्लीडिंग है, जिनको क्लॉटिंग हो रही है, जिनकी बॉडी में फाइब्रॉइड्स भी हैं, लेकिन उनका जो पीरियड का साइकिल है वो 28 डेज फिक्स है, एग्जैक्टली मतलब 28 डेज से ऊपर नहीं जाता है और नीचे भी नहीं जाता है, तो वो मैम क्या है, फिर वो क्या कहा जाएगा? अगर ब्लीडिंग 7 दिन से ऊपर चल रही है, या फिर ब्लीडिंग 2 पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग ब्लीडिंग चल रहा है, तो ये भी अबनॉर्मल ब्लीडिंग के कैटेगरी में आता है। ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा है कि उनको हर 1-2 घंटे में पैड्स चेंज करने पड़ रहे हैं, ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं, एक्सेसिव पेन हो रहा है, तो ये सब अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में आता है। जी। तो मैम आपने जितनी भी बातें अभी हमें बताई हैं, जिसमें से कि फाइब्रॉइड्स क्या है, पीसीओएस क्या है, पीसीओडी क्या है, सर्वाइकल कैंसर को किस तरह से डिटेक्ट किया जा सकता है, पैप्समियर आपके लिए इतना ज़रूरी क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आम महिलाओं को बताना ज़रूरी है। अंत में आप मेरे दर्शकों को कुछ ऐसे टिप्स देके जाइए कि जहाँ उनको कहाँ अवेयर होना है, किस तरह की लाइफस्टाइल उनकी होनी चाहिए, और किस टाइम पे उन्होंने किसी बेहतरीन विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा इन मामलों में
पीछे रहती हैं, उनको लगता है कि Aware घर में कोई नहीं। बीमार हुआ तो वो फटाफट लेके डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर वो खुद बीमार ही है तो वो शायद बिल्कुल। चद्दर ओढ़ के सो जाती हैं कि चलो शाम तक ठीक हो जाएगा। तो प्लीज उनके कुछ सो बताएं। देखिए, महिलाएं हमारे पॉपुलेशन का 50% हैं, और हर महिला कुछ फेजेस से निकलती है, जिस स्टार्टिंग फ्रॉम अडोलेसेंस, फिर वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आते हैं, जी। फिर वो पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉज। जी। महिलाएं हम इस दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से गुजरते हैं। एक टाइम होता है जब वो हार्मोन्स उनकी बॉडी में आते हैं अडोलेसेंट एज ग्रुप में, जी। और पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज में वो हार्मोन्स वापस से उनकी बॉडी में कम हो जाते हैं। जी। तो इसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये चेंजेस नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल हैं। जी। कभी भी इतना एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है कि आपको खून की कमी हो रही है, एडोलेसेंट एज में भी, जब वो यंग एज है यंग एज उस में है वक्त फिर भी भी। पीरियड्स की रेगुलरिटी हो रही है, तो हमेशा डॉक्टर से मिलें, कुछ सप्लीमेंट्स लें। एक बेसिक कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि शुगर हो गया, थायराइड हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, सोनोग्राफी, ये रूटीन टेस्ट हैं, वो अपन करा सकते हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाएं चूंकि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आती हैं तो उनका ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो मैंने बताया, अनीमिया बहुत कॉमन है हमारे बहुत देश कॉमन है में। हमारे जी, देश में। जी। उसका वजह एक डिफेक्टिव ईटिंग हैबिट्स हैं, ईटिंग हैबिट्स तो है। दूसरा एक्सेसिव ब्लीडिंग है, जी। कुछ बार वर्म्स या कीड़े होना वो भी है, तो वो इम्पॉर्टेंट है जानना। और उसके अलावा जब मैंने पेरीमेनोपॉज है तो हमारे जो भी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जी। तो उसके लिए एक बार एक सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट, सिंपल सोनोग्राफी हो गया, पैप्समियर हो गया, एक ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन हो गया, जी। जी। थायराइड, शुगर्स और लिपिड प्रोफाइल, ये कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो इस एज ग्रुप में होने ही चाहिए। तो मैम ये पेरी मोनोपॉज और मेनोपॉज के बीच का जो टाइमिंग रहता है वो जी, कितना रह सकता है? ये फिक्स नहीं है, किसी किसी को 3 to 5 ईयर्स, 7 ईयर्स तक रह सकता है। इम्पॉर्टेंट है जब आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं तो आपको फिजिकली, मेंटली स्ट्रांग रहना स्ट्रांग है, रहना फिट जरूरी रहना है। है, क्योंकि इस समय आपका सिर्फ फिजिकल चेंजेस नहीं होते, बहुत सारे मेंटल चेंजेस भी होते हैं। मूड स्विंग हो मूड सकते स्विंग्स हैं। हो सकते हैं, इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न्स, स्लीप डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, जी। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारे सिम्टम्स भी आते हैं मेनोपॉज के जी। आसपास। तो जी, इसमें हार्मोनल थेरेपी जो आजकल मैम चल रही है वो कितनी ज्यादा HRT, कारगर जी। है? जी। देखिए, HRT सबके लिए नहीं है, जी। सबसे इम्पोर्टेंट। कुछ लोग जिनमें कि सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं तो डॉक्टर के गाइडेंस में कुछ बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट करा के HRT दी जा सकती है जी। पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए, और उसके लिए आपको डॉक्टर के गाइडेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। जी। जी, तो शिल्पा मैम, आपने आज बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो हमारी महिलाओं को दी हैं, हम्म, और अधिकांश महिलाएं जो होती है वो इस तरह के विषयों पर खुलकर बात करना या किसी से जानकारी लेने में थोड़ा हिचकिचाती हैं। बिल्कुल। चलिए, हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वो महिलाएं फिर भी आपस में बात करके या डॉक्टर्स के साथ मिलकर अपनी चीज़ों को कंसल्ट करती है, लेकिन काफ़ी सारी ग्रामीण महिलाएं ऐसी हैं जो आज भी इन विषयों पर बात खुलकर नहीं करती हैं। जी, तो आपने जो आज हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारी दी है, मुझे उम्मीद है कि वो महिलाएं जो खुलकर इस विषय पे बात नहीं कर पाती हैं उन्हें कुछ हद तक ये समस्याएं समझ में आई होगी कि उनके जो सिम्टम्स हैं जो मैम ने से अभी आपको बताए हैं, तो आपको पता लगा होगा कि आप किस समस्या से जूझ रही हैं। तो अब ये आपको तय करना है कि आपके लिए सही समय है कि जब आप आके अपने विशेषज्ञ से मिलें, डॉक्टरी कंसल्ट करें, दवाइयाँ स्टार्ट करें और अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें। तो मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैम ने इतना महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमें ये समझ में आता है कि महिलाओं की सेहत को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। सही समय पर पहचान और सही इलाज ही बेहतर जीवन की कुंजी है। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो बिना देर किए विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। मैं हूं रजनी, आपसे इजाजत लेती हूं और अगले एपिसोड में फिर एक नए विषय और एक नए एक्सपर्ट के साथ आपके साथ बनी रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।